Hello, aspirants. I hope all of you are doing perfectly well. वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो बाउंड्री वैल्यू के ऊपर है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था तुम्हारा गेट 2022 में। तो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022 एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? On the surface of a spherical shell enclosing a charge-free region, the electrostatic potential values are as follows. One quarter of the area has a potential of 50, another quarter has a potential 250, and the rest has a potential of 450. The potential in the center of the shell क्या? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है एक थ्योरम के बारे में। जो थ्योरम काइंड ऑफ ऐसा है, बोल सकते हो ये एक क्वेश्चन ही है जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे कि द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल शेल, अगर बोल दिया गया है v ऑफ थीटा, जो एक थीटा का फंक्शन है सिर्फ, where theta is the polar angle, then show that the potential at any inside point of the shell and any outside point of the shell can be given by this and this, जहां पे an, this constant is given by this way and the constant bn is given by this way। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? जस्ट बिकॉज चार्ज फ्री रीजन है फॉर इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन becomes equals to, I can write v1 of r comma theta is actually equals to summation over n equals to 0 to infinity a n r to the power of n plus b n by r to the power of n plus 1 into p n of cos theta, p n of cos theta, जहां पे आप लोगों को पता होगा p n of cos theta is the legend upon, p n of cos theta is the legend upon। So now if I know this, then there is a very important part कि इनसाइड पॉइंट पे सेंटर भी आता है। अगर ये तुम्हारा स्फीयर है, स्फीयर के किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए ये पोटेंशियल का सॉल्यूशन वैलिड है, तो यहाँ पे सेंटर भी आता है। सेंटर पे तुम्हारा r 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है एट द सेंटर, at the center, it means r equal to 0, potential should be finite, v1 should be finite, it has to be finite सेंटर पे। अगर सेंटर पे पोटेंशियल फाइनाइट है, यहाँ पे इस इक्वेशन पे r इक्वल टू 0 पुट करके देखो v फाइनाइट आ रहा है कि नहीं। सर जी अगर पहले इसमें r इक्वल टू 0 पुट करूं तो बहुत अच्छे बच्चे की तरह 0 बन जा रहा है, which is a finite number। बट सेकंड टर्म में अगर r इक्वल टू 0 पुट करूं सेकंड टर्म में, सो दिस वन इज बिकमिंग इनफाइनाइट। सो पोटेंशियल फाइनाइट होना चाहिए बट सेकंड टर्म डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जो चीज हमारी बात नहीं मानेगा हम उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? यहाँ पे हम इस कांस्टेंट bn को 0 बोल देंगे। अगर bn 0 है तभी जाके ये चीज फाइनाइट हो जाएगी। सो देयरफॉर bn must be equal to 0। अगर bn तुम्हारा 0 है भाई, तो जरा बताओ इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? v1 of r comma theta should be actually equals to summation over n equal to 0 to infinity a n r to the power of n p n of cos theta। सही है? चलो अब लेजेंडर पॉलिनोमियल के ऊपर एक थ्योरम बहुत ज्यादा मशहूर है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोस, बट ये थ्योरम है -1 से लेके +1 में अगर मैं इंटीग्रेट करूं, एक है हमारा पी एन ऑफ एक्स, दूसरा है हमारा पी एम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तुम्हारा आता है 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 डेल्टा एम एन, जहां पे डेल्टा में तुम्हारा क्रोनिकल डेल्टा है, मतलब जब m इक्वल्स टू n हो जाएगा तब डेफिनेटली डेल्टा m का वैल्यू 1, जब m नॉट इक्वल्स टू n होगा तो डेल्टा m का वैल्यू 0। डेल्टा m n is basically canonical delta function which is +1 और 0 +1 जब m equals to n और
0 जब m नॉट इक्वल्स टू, बेसिकली ये सिनेरियो होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, जरा देखो। अगर यहाँ पे वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करें, अगर मैं मानूं कि x हमारा cos थीटा, तो dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, जब x और थीटा के बीच में वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, तो x जब हमारे यहाँ पे -1 है और +1 है, तब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, जब x -1 होगा थीटा होगा पाई, जब x +1 होगा थीटा होगा तो हमारा 0, dx तुम्हारा होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की जगह पे लिखूंगा पाई, +1 की जगह पे लिखूंगा 0, pn ऑफ cos थीटा, pn ऑफ cos थीटा, dx की जगह पे लिखूंगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, माइनस साइन मैंने आगे दे दिया है, that should be equals to 2 divided by 2n plus 1 डेल्टा mn, डेल्टा mn मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में ये जो माइनस साइन आ गया है ना, माइनस साइन को यूज करके इस लिमिट को मैं फ्लिप करा सकता हूँ, इस माइनस साइन को यूज करके I can flip those limits. So if I flip the limit, so I can just simply write down this is 0 to pi, ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने सब्स्टिट्यूशन करा है उसको बहुत छोटे में लिख दूंगा, यहाँ पे x इक्वल टू, x को मैंने cos थीटा माना है, तो मेरा dx बन जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स कैसे चेंज होंगे, x एंड थीटा लिया है, जब x तुम्हारा -1 ये पाई हो जाएगा, x जब +1 ये 0 हो जाएगा। That's all. I think all of you can see it. Can you not? एक बार बता दो कि आप लोग ये चीज को देख पा रहे हो, अगर देख पा रहे हो then it's fine। चलो फिर हम लोग प्रॉब्लम में वापस आते हैं। तो ये बेसिकली हमको बोल दिया गया है कि सरफेस पे हमारा क्या है, पोटेंशियल है v ऑफ थीटा, सरफेस पोटेंशियल v ऑफ थीटा बोल दिया गया है। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, पोटेंशियल v1 क्या हो जाएगा, बेसिकली v1 तुम्हारे इनसाइड पॉइंट के लिए वैलिड है, तो जब इनसाइड पॉइंट के लिए वैलिड हो रहा है तो ये बाउंड्री जो तुम्हारा सरफेस यहाँ पे वैलिड होना चाहिए, तो पोटेंशियल v1 ऑफ कैपिटल R थीटा should be equals to your, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये तुम्हारा v0 ऑफ थीटा होना चाहिए, that should be actually equals to your v0 ऑफ थीटा, सरफेस पे ये होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इनसाइड पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो, अगर इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे अगर मैं स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट कर दूं तो मुझे सरफेस का पोटेंशियल मिलना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी लिखा, एंड आई हैव पुट an कैपिटल R टू द पावर ऑफ n into pn of cos theta should be equals to your v0 of theta। ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जरा देखो, what will happen if I just multiply pm of cos theta on both sides and integrate, अगर मैं both side pm of cos theta sin theta d theta multiply करूं both side pm of cos theta sin theta d theta और integrate करूं from 0 to pi, अगर मैं pm of cos theta sin theta multiply कर रहा हूं और इंटीग्रेट कर रहा हूं from 0 to pi, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, तो समेशन को इधर रखा मैंने, समेशन के साथ इंटीग्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि समेशन हो रहा है n के ऊपर, इंटीग्रेशन करूंगा थीटा के ऊपर, 0 टू इंफिनिटी, then I can write integration 0 to pi an r to the power of n pn of cos theta, ये तो था ही, मैंने मल्टीप्लाई क्या करा है, मैंने मल्टीप्लाई किया है pm of cos theta sin theta d theta, that should be equals to यहाँ पे v0 of theta pm of cos theta sin theta d theta, I can write this, इसको भी इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 to pi। जरा यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेशन का ऑलरेडी हम लोग बता, देखो an r to the power of n कांस्टेंट है, तो pn of cos theta pm of cos theta sin theta d theta 0 to pi,
pn of cos theta sin theta 0 to pi। इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या था 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 डेल्टा m। तो ये तुम्हारा हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an r to the power of n 2 divided by 2n plus 1 delta m। That's 2 divided by 2n plus 1 delta। That thing should be actually equals to यहाँ पे ये जो integration that thing that is 0 to pi v0 of theta pm of cos theta and sin theta d theta। तो सर जी यहाँ पे देखिए ये समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी तक हो रहा है जब n यहाँ पे m एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। n का वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट दैट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू। m विल नेवर चेंज बट जस्ट बिकॉज़ इट्स अ समेशन ओवर n तो n का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो पहला वैल्यू है n इक्वल टू 0, m का वैल्यू n है तो डेल्टा पहला वैल्यू है m0, फिर होगा डेल्टा m1, फिर होगा डेल्टा m2, फिर होगा डेल्टा m3, फिर होगा डेल्टा m4, फिर होगा डेल्टा m5। ऐसे करते करते वैल्यू चलेगा क्योंकि m का वैल्यू तो फिक्स है बट n का वैल्यू चेंज हो रहा है। अच्छा ऐसे चेंज होते 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 एक बार n का वैल्यू m के वैल्यू के साथ इक्वल हो जाएगा। मतलब तुम्हारा एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा जहां पे होगा डेल्टा mm सिर्फ वही वैल्यू का वैल्यू 1 होगा, बाकी सारे जो डेल्टा m0 है m1 है m2 है m3 है यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n दैट्स व्हाई ये सारे जीरो हो जाएंगे। मतलब इस समेशन में टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सर बट इन ऑल द टर्म्स m इज नॉट इक्वल्स टू n। सिर्फ एक टर्म को छोड़ के जहां पे m इक्वल्स टू n हो जाएगा और सिर्फ उसी टर्म के लिए डेल्टा m का वैल्यू 1 होगा, बाकी सारे टर्म्स। अगर मैं तुझे कहूं एग्जांपल के तौर पे अगर मान ली ये समेशन n इक्वल्स टू 0 से लेके 5 तक होता है, मान ले डेल्टा m, ठीक है। m का वैल्यू मान लो मैंने कह दिया है m इज इक्वल्स टू तुम्हारा 3 है। तो अगर ये समेशन ऐसे कर दो तो पहला टर्म होता है डेल्टा 3 0 प्लस डेल्टा 3 1 प्लस डेल्टा 3 2 प्लस डेल्टा 3 3 प्लस डेल्टा 3 4 प्लस डेल्टा 3 5। तो यहाँ पे देखो m और n अलग तो 0 होगा, m n अलग 0 होगा, m n अलग 0 होगा, m और n सेम हो गया तो इस टर्म का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे m n अलग तो 0 होगा, यहाँ पे m n अलग तो 0। तो बेसिकली यही चीज हो रहा है यहाँ पे कि एक बार ये जो तुम समेशन n का वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक कर रहे हो, एक बार तो एक टर्म आएगा जब तुम्हारे m n के साथ इक्वल हो जाएगा और सिर्फ वही टर्म का वैल्यू तुम्हारा 1 होगा, डेल्टा m 1 होगा, बाकी सारे के लिए डेल्टा m 0। डेल्टा m 0 मतलब ये पूरा टर्म है। तो जब n इक्वल्स टू m होगा तब ये टर्म सर्वाइव करेगा। तो ये टर्म तब होगा am r टू द पावर ऑफ m 2 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1 इक्वल टू दिस। ये तुम्हारा जो भी है इंटीग्रेशन 0 टू पाई v0 ऑफ थीटा pm ऑफ cos थीटा sin थीटा d थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि am का एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, am का एक्सप्रेशन होना चाहिए 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 into r to the power of m। 2m plus 1 by 2 into r to the power of n। यहाँ पे 0 to pi v0 of theta pm of cos theta sin theta d theta। सो आई थिंक हम लोगों को पता चल गया है कि एक स्फीयर में अगर सरफेस का पोटेंशियल बोल दिया गया है तो इनसाइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। इनसाइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, इस इक्वेशन से लिखेंगे। इस इक्वेशन से सिर्फ एक ही अननोन है जो तुम्हारा an है, मतलब an का वैल्यू अननोन है a0 a1 a2 a3। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको इस फार्मूला से निकालेंगे, उसको इस फार्मूला से निकालेंगे v0 ऑफ थीटा pm ऑफ cos थीटा sin थीटा, v0 ऑफ थीटा pm ऑफ cos थीटा sin थीटा, उसको इस फार्मूला से निकालेंगे। हो गया। अच्छा स्फीयर की इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोगों ने निकाल लिए, अब स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट ऑफ द स्फीयर लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, v2 लिख सकते हैं समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an r टू द पावर ऑफ n प्लस bn बाय r टू द पावर ऑफ n प्लस 1 pn ऑफ cos थीटा। आई नो दिस, ये सिनेरियो है।
सर जी यहाँ पे बोल देना चाहिए कि आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल, यहाँ पे बोल देना चाहिए था कि आर शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल। चलो अगर ये पोटेंशियल, अब हमें एक चीज पता है दैट एट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल V2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आर का वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, पहला टर्म इंफिनिटी बन जा रहा है, दूसरे टर्म में आर इक्वल टू इंफिनिटी पुट करो तो ये टर्म 0 हो रहा है। तो डेफिनेटली ये टर्म मेरे काम में बाधा नहीं दे रहा है। ये टर्म मैंने बोला था कि इंफिनिटी पोटेंशियल 0 होगा, तो सेकंड टर्म 0 हो जा रहा है, बट पहला टर्म 0 नहीं होगा। पहला टर्म को 0 कैसे बना सकते हैं, an को 0 कर दो, an should be equal to at r tending to infinity, जब r इंफिनिटी होगा तो v2 0 होना चाहिए, तो an should be equal to 0। कि यहाँ पे r का वैल्यू इंफिनिटी पुट करो, पहला टर्म इंफिनिटी हो जा रहा है, 0 नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हाई an को 0 पुट करेंगे। तो अभी मेरा v2 क्या आ रहा है भाई, v2 मेरा आ रहा है समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a तो नहीं रहेगा, bn by r to the power of n plus 1 into pn of cos theta। ये सिनेरियो होना चाहिए pn of cos theta। अब देखो मुझे पता है this is v2 which is a function of small r comma theta। अब मुझे पता है कि आउटसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो r इक्वल्स टू कैपिटल R या कैपिटल R से बड़े के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो सरफेस में मुझे पोटेंशियल पता है v ऑफ थीटा, सरफेस मतलब एट r इक्वल्स टू कैपिटल। तो v2 में अगर r इक्वल्स टू कैपिटल R पुट कर दूं तो मुझे सरफेस का पोटेंशियल मिलना चाहिए। तो I can write potential on the surface, मतलब स्मॉल r इक्वल्स टू जब कैपिटल R। कैसे निकालोगे इस चीज को, कुछ नहीं, v2 ऑफ कैपिटल R कॉमा थीटा लिख दूंगा, should be equals to summation over, that should be equals to v0 of theta। On the next line, next page, I can write summation over n equal to 0 to infinity bn by r to the power of n plus 1 pn of cos theta should be equals to v0 of theta। both side अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ pm of cos theta और फिर इंटीग्रेट करता हूँ 0 to pi bn r to the power of n plus 1 pn of cos theta है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्या किया है, pm of cos theta sin theta d theta, इधर भी मल्टीप्लाई करो v नॉट of theta pm of cos theta sin theta d theta करके 0 to pi में अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई, ये इंटीग्रेशन तो पता है, यहाँ पे bn कांस्टेंट कैपिटल R टू द पावर n plus 1 कांस्टेंट, तो बाकी इंटीग्रेशन का आंसर है 2 डिवाइडेड बाय 2n plus 1 डेल्टा n। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी bn by capital R to the power of n plus 1 2 divided by 2n plus 1 delta n should be equals to ये टर्म जैसा है वैसे लिख दो। अच्छा ये जब समेशन करोगे एक टर्म ऐसा आएगा जब तुम्हारा n का वैल्यू m के वैल्यू के साथ इक्वल हो जाएगा, फिर उसी के लिए डेल्टा mn 1, बाकी हर एक टर्म के लिए इस समेशन का डेल्टा mn का वैल्यू 0, क्योंकि m नॉट इक्वल्स टू n। तो जिस टर्म में n इक्वल टू m हो जाएगा वही टर्म सर्वाइव करेगा, तभी तुम्हारा डेल्टा mn 1 होगा। तो pm divided by r to the power of n plus 1 2 divided by 2m plus 1 is actually equals to this thing। तो यहां से मेरा pm का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, pm का वैल्यू आना चाहिए 2m plus 1 r to the power of n plus 1 by 2। I can just write it with some red color। pm का वैल्यू आना चाहिए 2m plus 1 r to the power of n plus 1 divided by 2 into ये जो यहाँ पे ये वाला टर्म है इसको लिख दो 0 to pi v0 of theta pm of cos theta sin theta d theta। चलो तो अगर इस स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे मुझे सरफेस पे मुझे पोटेंशियल पता है तो डेफिनेटली आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल ये होगा फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R।
आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल ये होगा, ये इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। तो आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल ये होगा, एंड यहाँ पे ये जो अननोन है bn को कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे तुम m की जगह पे n भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, इंडेक्स से क्या ही मैटर करता है। तो m का वैल्यू तुम 0 1 2 के लिए ये निकाल सकते हो। तो bn को, ये जो तुम्हारा अननोन है, इसको मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आओ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व, बोला गया है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस में पोटेंशियल बोल दिया गया है, बट डेफिनेटली सरफेस में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है। 1/4 of the area has the potential 50, another quarter has a potential 250, rest has a potential 450। अच्छा, 1/4 मतलब 1/4 का एरिया 50 है, फिर 1/4 एरिया 50 है, फिर बाकी जो एरिया है, तो ये 1/4 हाफ एरिया हो गया, बाकी हाफ एरिया जो है उसका पोटेंशियल है 450। तो अगर ये तुम्हारा स्फेयर है, हम बोल सकते हैं ये जो नीचे का हाफ है इसका हमें पता है, हम बोल सकते हैं ये जो नीचे का हाफ है इसके लिए मुझे पता है। देखो, ये जो नीचे का हाफ है मान लो, इसके लिए डेफिनेटली मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसको अंदर मत समझ लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस। तो सरफेस को ऐसे दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा मेरे पास। तो ये जो नीचे का हाफ है, इसको लिए कोई इसको लेके कोई बात नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पोटेंशियल 450 है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। नीचे के ये सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, नीचे के हाफ सरफेस के लिए पोटेंशियल है, दैट इज 450। सर जी, बाकी जो ऊपर का आधा स्फेयर है इसमें आप सरफेस एरिया को 2 में डिवाइड करो, तब जाके 1/4 मिलेगा। तो ये जो नीचे का सरफेस था भाई देख, ये जो नीचे का सरफेस था इसके लिए तुम्हारा पोटेंशियल 450 है, मुझे पता है। इस नीचे के सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना अच्छा लगता है ना सर ड्राइंग करना। ये जो नीचे का सरफेस है सर, इसके लिए पोटेंशियल है 450, आई नो दिस, दैट पार्ट आई नो। ऊपर का जो हाफ है, ऊपर का हाफ को 2 भाग में डिवाइड करो, एक 1/4 एक 1/4। तो मान लो ये तुम्हारा z एक्सिस है, ये तेरा सेंटर होगा, तो यहाँ पे ये तुम्हारा z एक्सिस होगा। तो मान लो यहां तक, लगभग यहां तक जो एरिया आएगा दैट शुड बी 1/4, मतलब यहां तक एरिया आधा आना चाहिए। ठीक है, यहां तक जो एरिया आएगा ये 1/4 एरिया, बाकी 1/4 एरिया, बट ये थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है। यहां तक जो एरिया आएगा, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे बाकी तुम्हारा 1, ऐसे बोल सकते हो। ये जो एरिया होगा ये तुम्हारा 1/4 एरिया होगा, बाकी ये तुम्हारा 1/4 एरिया। अच्छा, ये 1/4 एरिया होगा, मैं इसको किस कलर से दिखाऊं, इस कलर से दिखाता हूँ। चलो हाइलाइटर लेते हैं, चूज कर रहा हूँ एक कलर, आ रहा है दूसरा कलर। ये हुआ हाइलाइटर, ये हुआ yellow। चलो, ये जो है भाई देख, ये तेरा 1/4 ऑफ द स्फेयर है, जिसमें हमने ये कहा है कि पोटेंशियल 50 होगा। बाकी जो 1/4 में नीचे बनाऊंगा, वो 1/4 का एरिया तुम्हारा क्या होगा, वो 1/4 का एरिया तुम्हारा अगेन, तो टोटल स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो नीचे का एरिया तो 2πr² हो गया, तो बाकी यहाँ पे 2πr² एरिया है, बाकी यहाँ पे 2πr² एरिया है। तो ये जो 2πr² एरिया है इसको मैंने 2 भाग में और डिवाइड करा, जिसमें तुम्हारा ऊपर का ये जो पार्ट मैंने पीला कलर करा है ये तुम्हारा πr² है, और ये जो पार्ट बच गया ये तुम्हारा πr²। इसको ये वाला ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये तुम्हारा πr²। देख के लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका एरिया πr² से ज्यादा बड़ा होगा, बट ठीक है। चलो, ये सिनेरियो है इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब समझाने के लिए एक बच्चे को बहुत मेहनत करना पड़ता है। यू कैन सी, ये जो पार्ट है देख, इस पार्ट का एरिया मैंने कहा है क्या होगा, πr² होगा, और ऊपर वाले पार्ट का एरिया πr²।
ठीक है सर, आपने इतना कुछ कहा है तो बता दीजिए कि थीटा के रेस्पेक्ट पे कैसे लिखूं इस चीज को। थीटा के रेस्पेक्ट पे बता दीजिए, थीटा के रेस्पेक्ट पे बता दीजिए। थीटा के रेस्पेक्ट मतलब थीटा के साथ कैसे हम लोग बताएंगे कि फाई वेरी कर रहा है और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, दैट थिंग तो वेरी इजी, दैट थिंग इज वेरी इजी। हाउ टू राइट नाउ? अगर ये तुम्हारा z एक्सिस है, पेन पे आ गए हैं हम, एंड हम लोग ब्लैक कलर यूज, ये z एक्सिस है, z एक्सिस से ये थीटा तक, फिर ये थीटा तक, और फिर ये थीटा तक। तो यहां से यहां तक एक थीटा होगा, रेड कलर से दिखाओ तो बेहतर, यहां से यहां तक एक थीटा होगा, यहां से यहां तक एक थीटा होगा, एंड यहां से यहां तक एक थीटा होगा, यहां तक एक थीटा होगा। तो बेसिकली ये जो एंगल है दैट इज योर, मतलब बेसिकली थीटा तो 0 टू पाई तक वेरी करता है, उसमें पूरा स्फीयर इंक्लूड हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू 0 से जब मैं थीटा 1 तक लूंगा, ये वैल्यू थीटा 1 है, ये वैल्यू थीटा 2 है, और ये वैल्यू थीटा 3 है। थीटा 3 90 है, सबको पता है। इसका और इसका निकालो, ये वैल्यू थीटा 1, ये वैल्यू मान लो थीटा 2, ये वैल्यू तुम्हारा थीटा 3 है। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि थीटा का वैल्यू जब तुम्हारा 90 से 180 है, तब तुम्हारा पोटेंशियल 450 है। थीटा 1 थीटा 2 नहीं पता। अच्छा, 0 टू जब मैं थीटा 1 में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तब मुझे आधा एरिया मिल रहा है इसका, मतलब 1/4 एरिया मिल रहा है स्फीयर का, है ना। तो इसको कैसे करें? देखो, इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 टू थीटा 1 डी। अच्छा सर, एलिमेंट्री सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैसे लिखते हैं? आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। तब मुझे ये ऊपर का एरिया क्या मिलना चाहिए? ऊपर का जो ये येलो वाला एरिया है वो मुझे क्या मिलना चाहिए? ये स्फीयर का 1/4 एरिया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मिलना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? 0 टू थीटा 1 और फाइव तुम्हारा क्या होगा? फाइव तुम्हारा होगा 0 टू 2 पाई, ऑफ कोर्स। फाइव तुम्हारा 0 टू 2 पाई, तो ये 2 पाई हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा है, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा 1, तो इसलिए नेगेटिव बाहर रहेगा। ओके, आई कैन से cos theta 1 minus cos 0, ऐसे लिख सकते हैं। cos theta 1 minus and cos 0 minus cos theta, मुझे cos 0 is equals to 1, तो 1 minus cos theta 1 लिख सकते हैं इसको। 1 minus cos theta 1 लिख सकता हूँ, that is actually a pi r square। डन। अब यहाँ पे देखो, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो cos theta 1 is equals to हाफ। cos theta 1 अगर तुम्हारा हाफ है, तो theta 1 का वैल्यू क्या है? थीटा 1 का वैल्यू है तुम्हारा sin 30 हाफ होता है, मतलब cos 60 हाफ, तो थीटा 1 है तुम्हारा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। तो पोटेंशियल अब मुझे पता है, थीटा 1 60 होगा तो थीटा 2 कितना होगा? 30, फिर थीटा 3, थीटा 2 होगा तुम्हारा 30 डिग्री, राइट। और थीटा 3 तुम्हारा होगा 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा 3 इज 90 डिग्री। चलो, अब मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ। पोटेंशियल कैसे लिखूंगा? therefore therefore potential v of theta on the surface, इन लोगों ने क्या कहा है? सरफेस पे पोटेंशियल जो है v0 of theta, वो क्या है भाई? that is actually equals to 50 250 450। तो सर इसका वैल्यू 50 है जब आपका थीटा है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 30 डिग्री। फिर इसका वैल्यू है 250 जब आपका थीटा है 30 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। 30 डिग्री से बड़ा होगा, नो नॉट
30, पाई बाई थ्री 60। अच्छा, फिर पाई बाई 3 से जब बड़ा होगा, पाई बाई 3 से बड़ा होगा थीटा, बट पाई बाई 2 से छोटा, मतलब 0 to 60 डिग्री के बीच में तुम्हारा पोटेंशियल है फाई जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल है फाई जीरो, इस पूरे सरफेस में पोटेंशियल है 250, नीचे के पूरे सरफेस में पोटेंशियल है 450। तो डेफिनेटली सर जब आपका पोटेंशियल एंगल 0 to 60 डिग्री था तब 50, 0 to 60 डिग्री मतलब 50, फिर 60 to 90 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ 60 to 90 डिग्री में पोटेंशियल है 250, और 450 कब है, जब आपका पोटेंशियल है 90 से लेके 180, दैट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पोटेंशियल ऑन द सरफेस हमारे ये। अब इन लोगों ने क्या पूछा, इन लोगों ने पूछा पोटेंशियल द सेंटर ऑफ द शेल। अच्छा, सेंटर ऑफ द शेल एक इनसाइड पॉइंट है ना भाई, सेंटर ऑफ द शेल एक इनसाइड पॉइंट है। चलो, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल क्या होगा, इट इज एन इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, सर v1 of r theta is equals to a n r to the power of n p n of cos theta, वही लिख दो, v1 of r theta equals to a n r to the power of n p n of cos theta summation over n equal to 0 to infinity। सर आप सेंटर में पूछे हो, for r less than equals to कैपिटल, आप सेंटर में पूछे हो, सेंटर में पूछे हो मतलब आपको स्मॉल r इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो v1 of 0 थीटा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 0 थीटा अगर पुट करना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, इस समेशन को अगर लिखोगे तो a0 0 टू द पावर ऑफ r टू द पावर n, तो r तो तुम्हारा 0 है, 0 टू द पावर ऑफ, नहीं इसको अगर r इक्वल टू 0 ना पुट करके लिखें तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन तुम्हारा आ जाता है a0 r to the power of 0 that is 1 p0 of cos theta, p0 of cos theta equals to 1, अच्छा rather p0 of cos theta लिख सकते हैं प्लस a1 r to the power of 1 p1 of cos theta, ऐसे करते करते ये चलता है for r less than equals to कैपिटल, ये चलता रहता है, ऐसे करते करते ये चलता रहता है। सर अगर आप r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म से लेके बाकी टर्म सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इस टर्म से लेके r है, पहले टर्म में कोई r नहीं है तो ये टर्म सर्वाइव कर जाएगा, तो v1 ऑफ 0 थीटा क्या हो जाएगा a0 p0 ऑफ cos, तुम लोग पता होगा लेजेंडर पॉलिनोमियल p0 ऑफ x इक्वल्स टू 1 होता है, तो p0 ऑफ cos भी 1 होगा, तो ये तुम्हारा a0 आ जाएगा। तो दैट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, दैट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। अब पोटेंशियल एट द सेंटर मुझे पता है a0, बट a0 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, ऑफ कोर्स इस फार्मूले से निकालूंगा। देखो यहाँ पे am क्या लिखा है 2m plus 1 by 2 into r to the power of n summation of 0 to pi v0 of theta pm of cos theta sin theta, तो यही फार्मूला यहाँ पे लिखो। an हमें पता है, क्या पता है सर जी, an पता है 2n plus 1 by 2 r to the power of n, 2n plus 1 by 2 into r to the power of n integration 0 to pi v0 of theta pm, pm नहीं pn लिखूंगा अभी, cos theta sin theta d theta, v0 of theta pn of cos 2n plus 1 by 2 r to the power an का एक्सप्रेशन। अगर ये है तो a0 का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a0 का एक्सप्रेशन जहां जहां n लिखे वहां 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे r to the power of 0 is 1 plus हाफ, हाफ आगे आ रहा है, यहाँ पे 0 to pi v0 of theta p0 of cos theta, p0 of cos theta तो 1 हो जाएगा sin theta d theta, तो डेफिनेटली ये पूरा p0 of cos theta आपका 1 है सर, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बच्चों को ध्यान रहे, p0 of cos theta is equal to 1 होता है, ठीक है।
चलो, तो अगर ये तुम्हारा 1 है तो ये इंटीग्रेशन कैसे बदल जाएगा, ये अगर 1 होगा तो v0 ऑफ थीटा sin थीटा हो जाएगा, तो हाफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई v0 ऑफ थीटा sin थीटा d थीटा। सर यहाँ पे एक ही चिंता करने की वाली बात है कि जो पोटेंशियल है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरिंग विद थीटा, थीटा के साथ वेरी करता है। तो ये इंटीग्रेशन को तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, पहले थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 3 कीजिए, वहां पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू क्या है 50, ध्यान रहे। यहाँ पे इस फिगर को देखो और सोचो, जब थीटा का वैल्यू तुम्हारा 0 टू 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 था, तब पोटेंशियल 50, जब 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री मतलब पाई बाई 3 से पाई बाई 2 तक पोटेंशियल वैल्यू 250, जब तुम्हारा 90 डिग्री टू 180 मतलब पाई बाई 2 से पाई होगा तब पोटेंशियल 450। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50 sin theta d theta, then plus integration pi by 3 to pi by 2 250 sin theta d theta, then plus integration pi by 2 to pi 450 sin theta d theta, 450 sin theta d theta। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। देखो हर जगह sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस ऑफ cos थीटा। 3 इंटीग्रेशंस हैं, ठीक है। तो लिमिट पुट करो, पहला वाला 0 टू पाई बाई 3 था, दूसरा वाला पाई बाई 3 से लेके पाई बाई 2, तीसरा वाला पाई बाई 2 से लेके पाई, ठीक है। तो ये वाला क्या है, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 मतलब हाफ माइनस cos 0 इज 1। अच्छा यहाँ पे ये वाला क्या आएगा, cos पाई बाई 2 मतलब 0 माइनस cos पाई बाई 3 मतलब हाफ। अच्छा cos पाई मतलब -1 माइनस cos पाई बाई 2 मतलब 0 के माइनस है, तो यहाँ से आ रहा है हाफ माइनस 1 मींस माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ आ रहा है, ये वाला भी प्लस हाफ आ रहा है, ये वाला प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में प्लस हाफ है, बाहर तो एक हाफ है ही, यहाँ पे तुम्हारा 50 इंटू हाफ प्लस 250 इंटू हाफ प्लस 450 इंटू 1, ये आ रहा है हाफ हाफ 1, ठीक है। तो 50 by 2 प्लस 50 प्लस 450, अच्छा 450 प्लस 50 इज 550, 550 प्लस 50 by 2 मतलब 5, ओके 5 प्लस हाफ मींस 5.5 दैट इज 11 by 2, और यहाँ पे तो ये 11 by 4 50 आ 11 by 4 50, ये ऑप्शन, ये आंसर है, क्या ऑप्शन 11 by 4 50, 11 by 4 50, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11 by 4 50 दैट इज द आंसर। तो ये कितना बेहतरीन सा एक सवाल था, और ये सवाल देखो हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, ये बहुत ही अच्छा, मतलब बाउंड्री वैल्यू के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है, अगर तुम लोग अच्छे से सिर्फ एक बार देख लोगे, मतलब जो थोड़े बहुत थ्योरम्स वगैरह है, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बच्चों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल जो भी बच्चे सीएसआई नेट जून में अपियर कर रहे हैं एंड दिसंबर के लिए भी सोच रहे हैं, फॉर देम अ कोर्स हैज बीन प्लान्ड व्हिच इज वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज़ फिलहाल के लिए तुम लोग को सारे के सारे थ्योरी क्लासेस के डिटेल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस में पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ताकि तुम एग्जाम से, ये जो जून का एग्जाम है, जून के एग्जाम से पहले तुम मॉक टेस्ट देके अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। जून के एग्जाम हो जाने के बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग 6 मंथ है दिसंबर के एग्जाम, उसके लिए आप लोग सारे के सारे जो सब्जेक्ट है 9 सब्जेक्ट उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एंड देन उसके लिए तो अलग से कोर्स चलेगा ही, मॉक टेस्ट फिर से मिलेंगे, रिवीजन कराया जाएगा आपको वो चीजें। बट जो भी बच्चे फिलहाल के लिए अभी जून में अपियर कर रहे हैं एग्जाम में एंड दिसंबर के लिए भी सोच रहे हैं, for them there is a course for 9 months subscription only at a price of 13,649। बेसिकली कोर्स का प्राइस है 47,999, बट तुम लोगों को इतना प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज अ प्रोमो कोड जो कि मेरा नाम है SOURAV, मेरे नाम को यूज करना, तो डेफिनेटली तुम्हें ये जो प्राइस है रिड्यूस्ड होकर 13,649 में आ जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है and which is going on till 29th of May से लेकर 31st of May, so do hurry up, don't wait। Thank you very much। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, थैंक यू।